जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आदर्श प्रतियोगिता एकेडमी में। आज का सेशन शुरू करते हैं यूपी लेखपाल की सीरीज 2 के लिए। ठीक है, जो कि दे रखा है लेखपाल सीरीज में कि जीएस है ना, जीएस प्लस जीके के लिए हम ये सीरीज चला रहे हैं। ये सीरीज नंबर 1 है। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 दे रखा है कि हड़प्पा सभ्यता के एक स्थल लोथल की खुदाई किसकी नेतृत्व में की गई थी। प्रश्न दे रखे हैं दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, SR राव या फिर RS विस्ट। तो प्रश्न इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, SR राव की अध्यक्षता में लोथल, जो कि गुजरात में पड़ता है, गुजरात के अहमदाबाद जिले में पड़ता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 की बात की जाए तो प्रश्न नंबर 2 है कि निम्नलिखित में किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए जहांगीर, ऑप्शन नंबर बी शाहजहां, ऑप्शन नंबर सी बाबर या ऑप्शन नंबर डी हुमायूं। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हुमायूं। हुमायूं की मृत्यु जी 1556 में दीनपना भवन से पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी। ठीक है, यदि प्रश्न नंबर 53 की बात की जाए तो दे रखा है चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे। ऑप्शन नंबर ए मेरठ, ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर सी आगरा या ऑप्शन नंबर डी कानपुर। तो सही उत्तर उसका ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, इलाहाबाद। ठीक है, कि 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में की मृत्यु क्या बोलते हैं पुलिस के साथ मुठभेड़ में चंद्रशेखर शहीद हो गए थे। ठीक, क्योंकि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की गतिविधियां भी समाप्त हो गई थी। ठीक, प्रश्न नंबर 54 की बात की जाए तो दे रखा है कि निम्नलिखित में से इंडिपेंडेंट समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे। तो एनी बेसेंट, अरविंद घोष, जवाहरलाल नेहरू या मोतीलाल नेहरू। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू, जो थे इनके द इंडिपेंडेंट समाचार पत्र के संपादक थे। ठीक, यदि प्रश्न नंबर हमारे 55 की बात की जाए तो 55 में दे रखा है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में द ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री संप्रदाय के पुरस्कार की घोषणा किसने की थी। स्टैनली बाल्डविन ने, नेविल चैम्बरलेन ने, सर विंस्टन चर्चिल ने, जेम्स रैमसे मैकडोनाल्ड ने। तो सही उत्तर उसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जेम्स रैमसे डोनाल्ड ने। ठीक है, जो कि 1932 में की गई थी। ठीक, 1932 में की गई थी। यदि प्रश्न नंबर 56 की बात की जाए तो 56 में दे रखा है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। सरदार सरोवर, टिहरी बांध, भाखड़ा नागल या फिर रिहंद बांध। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, टिहरी बांध, जो कि हमारे उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, टिहरी बांध जो कि उत्तराखंड में पड़ता है ना। ये भारत का सबसे ऊंचा 8वां, विश्व का सबसे 8वां है ना बांध है। ये भागीरथी नदी पर है, जो कि इस बांध की जल विद्युत परियोजना 1000 मेगावाट है, 1000 मेगावाट है। ठीक, प्रश्न नंबर 57 की बात की जाए तो जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है। कश्मीर और तिब्बत को, नेपाल और तिब्बत को, लेह और कारगिल को या लेह और श्रीनगर को। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, 57 का। ठीक है, जो कि जोजिला दर्रा लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, क्योंकि श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी है। ये हिमालय के पश्चिम क्षेत्र में है, जो कि जोजिला दर्रा, ठीक है, नेशनल हाईवे है ना, नेशनल हाईवे 1 से संबंधित है, मतलब जोड़ता है, जो लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 58 की बात की जाए, निम्न में कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में नहीं बहती है। नर्मदा, साबरमती, लूनी या कृष्णा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 58 का, क्योंकि कृष्णा नदी पश्चिम घाट के महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है। पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है ये नदी। ठीक, इसकी लंबाई जो है हमारी 1401 किलोमीटर है ना। ये दक्षिण पूर्व में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, जबकि अन्य नदियाँ जो हैं क्या बोलते हैं, नर्मदा, साबरमती और लूनी जो हैं ये कहाँ जाकर गिर जाती हैं, पश्चिम दिशा में की ओर बहती हैं। ठीक है, अरब सागर में जाकर गिर जाती हैं। प्रश्न नंबर 59 की बात की जाए तो भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों के स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट हैं। बताइए ये कौन सी नदियाँ हैं। तो प्रश्न दे रखा है कौन कौन सी नदियाँ हैं ये। तो आप इसका उत्तर सही इसका क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताएं? ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंधु नदी। ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी भारत की 3 प्रमुख नदियाँ। इन तीनों का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर झील से है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र मानसरोवर झील के 80 किलोमीटर की दूर पर स्थित है, जो कि चेमायुंगडुंग हिमानी से निकलती है, जबकि तिब्बत में इसे तसांगपो के नाम से भी जानते हैं, है ना। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी को तसांगपो के नाम से भी जाना जाते हैं। यदि सतलज नदी मानसरोवर झील से निकलती है, सतलज नदी मानसरोवर झील से, ठीक है, निकलती है, जो राकास्थाल से निकलती है, ठीक है, जो शिवालिक पर्वत को काटकर पंजाब में प्रवेश करती है। और सिंधु नदी बात की जाए, सिंधु नदी मानसरोवर झील के पास सिनका बाम नामक जलधारा से निकलती है और अरब सागर में जाकर गिर जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ बात की जाए सिंधु नदी की सहायक नदियाँ, तो सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। ठीक, प्रश्न नंबर 60 की बात की जाए, प्रश्न नंबर 60 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा देश कुल क्षेत्र की दृष्टि से विश्व में 5वां स्थान रखता है? ऑप्शन नंबर ए ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर बी अर्जेंटीना, ऑप्शन नंबर सी भारत, या ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जो 5वां स्थान रखता है। ठीक है, यदि भारत का पूछा जाता है, भारत का 7वां स्थान रखता है। ठीक, प्रश्न नंबर 61 की बात की जाए, भारत का संविधान सभा द्वारा डैश खाली जगह है में अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो क्या 26 नवंबर 1949 या 29 अक्टूबर 1949 या 22 दिसंबर 1949 या 3 जनवरी 1950? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949 में अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। ठीक, प्रश्न नंबर 60 की बात की जाए तो निम्नलिखित में कौन सा देश कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 5वां स्थान रखता है? ये तो प्रश्न हो गया, है ना। ठीक है, ये भी हो गया। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ अनुसूचित प्रश्न नंबर 62 पे। तो उनमें कौन सी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान किए गए हैं? चौथी अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं सूची, कौन सी आप बताएं? उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 62 का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 5वीं अनुसूची में, है ना, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 63 की बात की जाए, निम्न में कौन सा भारत में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों से एक नहीं है? घटी हुई CRR और SLR, ब्याज दरों का विनियमन, नई पीढ़ी बैंक, या वर्धित SLR? तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? 62 का। तो 63 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, वर्धित SLR। प्रश्न नंबर 64 की बात है, केंद्र सरकार ने विकास व्यय में शामिल नहीं है सामाजिक में सामुदायिक सेवाओं में व्यय, राज्यों के लिए अनुदान, रक्षा व्यय, या आर्थिक सेवाओं पर व्यय? तो सर 64 का उत्तर सही क्या हो जाएगा? 64 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रक्षा व्यय। ठीक है, प्रश्न नंबर 65 की बात की जाए तो 65 में दे रखा है कि बिजली के करंट एक SI यूनिट क्या है? क्या है बिजली के करंट की SI यूनिट? तो बताएं आप। ऑप्शन नंबर ए वाट, वोल्ट, कैंडेला, या एम्पियर? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, एम्पियर, जो कि बिजली करंट के SI यूनिट है। यदि बात वॉट की जाए तो वॉट की शक्ति, है ना, वोल्ट की शक्ति, वोल्ट की विद्युत धारा, है ना, विद्युत विभवांतर या विद्युत वाहक बल। यदि कैंडेला की बात की जाए तो इसकी क्या है? कैंडेला की ज्योतिषीय तीव्रता, है ना, और एम्पियर बिजली की SI यूनिट है। ठीक है, यदि प्रश्न नंबर बात की जाए 66 की तो दे रखा है कि जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, कोई परिवर्तन नहीं, या परिवर्तन होता है? क्या होता है? तो आप बताएं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो यदि जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है हमारा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, बढ़ता है, क्योंकि लोहे का नम वायु में रखने पर भूरी रंग की परत जम हो जाती है, जिसके कारण लोहे का भार बढ़ जाता है। ये भूरी रंग की परत जो होती है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 होती है। लोहे पर फेरिक ऑक्साइड की परत चढ़ने से ही लोहे पर जंग लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 57 की बात की जाए तो दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है? सेक्रेटिन, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, या वैसोप्रेसिन? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर इसका
ए हो जाएगा, ठीक है। 67 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सेक्रेटरी एक ऐसी अति हार्मोन्स है जो ड्यूडेनियम के एस सेल से स्रावित होता है, जबकि प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रोसिन पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 68 की बात की जाए तो निम्नलिखित में कौन सा जीवाणु जनित रोग है? गोलकृमिक, एड्स, मलेरिया या कुष्ठ रोग? तो 68 का उत्तर सही क्या हो जाएगा आप बताएं। 68 का उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो जीवाणु से जनित रोग है, ठीक है। 68 का डी, जो कि कुष्ठ रोग माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से फैलता है। ये जो एक संक्रमण रोग है ना, ठीक है। ये जो है एक हमारा संक्रमण रोग है जो लंबे समय तक रोगी के संपर्क में रहने से फैलता है। इसमें त्वचा पर सफ़ेद धब्बे, उंगलियों का त्रिपुण होना, फेफड़े व फुंसी के लक्षण दिखाते हैं। इस रोग के उपचार के लिए एंटीसेप्टिक साबुन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 69 की बात की जाए तो बिडाल परीक्षण यानी बिडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है? हैजा, मलेरिया, टाइफाइड या फिर पित्त ज्वर? तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा आप बताएं। इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा 69 का? तो 69 का सही उत्तर क्या हो जाएगा आप कमेंट में बताएं। 69 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टाइफाइड। टाइफाइड के लिए बिडाल टेस्ट किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, है ना, ठीक। प्रश्न नंबर 70 की बात की जाए तो 70 में जाएगा उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर जो चर्म उद्योग की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है? तो कौन सा? आगरा, कानपुर, इटावा या सीतापुर? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताएं आप। 70 का उत्तर क्या हो जाएगा? 70 का ऑप्शन नंबर डी, कानपुर। क्योंकि कानपुर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ये उत्तर प्रदेश की औद्योगिक, है ना, औद्योगिक राजधानी है। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर को चर्म उद्योग की राजधानी भी कहा जाता है ना। प्रश्न नंबर 71 की बात की जाए तो 71 में दे रखा है, ठीक, 71 में दे रखा है, देखिए मिले हैं, इनको मिलान करना है आपको, ठीक, मिलान कर रहा है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दे रखा है सूची 1 और सूची 2 दे रखी है। तो पर्यटन स्थल या पर्यटन स्थल, ठीक है, त्योहार, ठीक है। अब बात की जाए प्रश्न नंबर, आप इसे मिलाएं, चलो मैं इतना दिखा देता हूँ, ठीक। तो पशु मेला कहाँ है? पशु मेला किधर? ध्रुपद मेला, गोविंद साहब मेला या माघ मेला? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? पशु मेला। देखिए एकथरी पशु मेला जो है वंडेश्वर, है ना, ठीक है। और बताएं आप इसका, और है ना, ठीक है। और यदि गोविंद साहब मेला तो ये अम्बेडकर नगर, ठीक है। गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर, ठीक है। सीका 2, है ना, सीका 2 हो गया, है ना, ठीक है। और इसका बताएं आप डी का, देखिए डी का माघ मेला, डी का वन इलाहाबाद में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 72 की बात की जाए तो सितंबर 2021 में किसके द्वारा नेशनल सिंघम विंडो सिस्टम लॉन्च किया गया था? नितिन गडकरी, अमित शाह, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी? तो सही उत्तर उसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, पीयूष गोयल द्वारा सितंबर 2021 में नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम लॉन्च किया गया था। प्रश्न नंबर 73 की बात की जाए तो देखिए उत्तर आगे हैं, आप प्रश्न पढ़ लीजिए कि वर्ष 2021 में 2020-26 सितंबर के मध्य वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा कौन सा सप्ताह मनाया गया? तो ये दे रखा है, जल ही जीवन, वाणिज्य सप्ताह, पुस्तका मेला या पानी सप्ताह? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, वाणिज्य सप्ताह, ठीक है, वाणिज्य सप्ताह। प्रश्न नंबर 74 की बात की जाए तो 74 में दे रखा है कि सितंबर 2021 में भारत ने मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पारिवारिक पेंशन के लिए आय सीमा की कितने प्रतिशत बढ़ा दी? 40%, 15%, 10%, 40%, 15%, 10% या फिर 30%? सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, 30%, ठीक है। प्रश्न नंबर 75 की बात की जाए तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने किस नाम से वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत की प्रथम अखिल भारतीय हेल्पलाइन शुरू की गई थी? एल्डर लाइन, शॉर्ट लाइन, यंगर लाइन या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो कौन सा इसका सही उत्तर हो जाएगा 75 का?
सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एल्डर लाइन जो ही थी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए की गई थी। ठीक है। ये प्रश्न नंबर 76 की बात की जाए तो प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है किंतु कृषि नहीं, ये कथन किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जगजीवन राम, सिकंदर वक्त या लाल बहादुर शास्त्री। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भारत आधुनिक भारत के मंदिर है। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 77 की बात की जाए, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? 1 मई 2016, 1 मई 2017, 1 अप्रैल 2016 या 15 अगस्त 2017। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1 मई 2017 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत जो केंद्र सरकार द्वारा की गई थी, ये उत्तर प्रदेश के बलिया से है ना, बलिया से शुरू की गई थी। ठीक। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 की 2021 में जो शुरुआत की गई है, 2021 में है ना, 2021 में जो शुरुआत की गई है वो महोबा से की गई है। किससे? महोबा से। ठीक, महोबा से दे रखा है। प्रश्न नंबर 78 दे रखा है, गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत कितना है? 12%, 30%, 45% या 25%। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? 78 का। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। 12% गेहूं में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा होती है ना। ठीक है। यदि बात की जाए 67 से 70% क्या कार्बोहाइड्रेट होता है और 15% वसा से 2% खनिज। प्रश्न नंबर 78 की बात की जाए तो 78 में देगा क्या बोलते हैं, 69 में दे रखा है, 69 में कि भारत में कुल कितने गांव हैं? तो भारत में कुल कितने गांव हैं? ऑप्शन नंबर सी। ठीक। प्रश्न नंबर 80 की बात का, उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? दशहरी आम, पीला खरबूजा, मलिहाबाद बिरयानी या सूती चिकन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध है ना। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 81 की बात की जाए, उत्तर प्रदेश के जिले में पुरुषों की महिला का अनुपात सर्वाधिक है? पुरुषों से महिला का किस में है? आजमगढ़, देवरिया, सुल्तानपुर, जौनपुर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, है ना, जौनपुर। ठीक है। क्योंकि वर्ष 2011 में 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 1000 पुरुषों पर, है ना, 1000 पुरुषों पर कितने हैं? 912 महिला लिंगोपानुपात है। ठीक है। यदि बात की जाए हमारे जौनपुर की तो ये 1024 महिला हैं केवल 1000 पर। यदि बात की जाए आजमगढ़ की तो आजमगढ़ के है 1019 1000 पर। और बात की जाए हमारे देवरिया की तो 1017 है और सुल्तानपुर की 983 है। ठीक है। प्रश्न नंबर 82 के दे रखा, अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत सामान्य श्रेणी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत प्रतिशत एवं अधिकतम आर्थिक सहायता सब्सिडी धनराशि क्या है? तो 82 का उत्तर ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, 25% बटे 7500 धनराशि। ठीक है। प्रश्न नंबर 83 की बात की जाए, कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भागों में रोहिलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है? बुंदेलखंड, खड़ी बोली, अवधी या ब्रजभाषा। 83 का उत्तर सही इसका क्या हो जाएगा आप बताएं? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। पश्चिमी भागों में रोहिलखंड और पश्चिमी और ऊपरी दोआब में बोली जाती है खड़ी बोली। ठीक है। यदि बात की जाए हमारे खड़ी बोली रोहिलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बरेली, फरुखाबाद, रामपुर आदि के रोहिलखंड कहा जाता है। ठीक है। और अवधी भाषा की बात करें तो अवधी जो लखनऊ, प्रतापगढ़, फैजाबाद आदि में बोली जाती है। और ब्रजभाषा मथुरा, अलीगढ़ है ना, फिरोजाबाद आदि में बोली जाती है। और बुंदेलखंड झांसी, ग्वालियर, जालौन में बोली जाती है। ठीक है, बुंदेलखंडी। प्रश्न नंबर 84 की बात की जाए तो NRIGP का पूर्ण रूप क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण उद्यमिता गारंटी है,
कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा गारंटी कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम या फिर राष्ट्रीय क्षेत्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम। तो 84 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो 84 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। ठीक है। प्रश्न नंबर 85 की बात की जाए, एक कृषि खेत के मापन की सर्वोत्तम विधि क्या होगी? जरीब द्वारा, प्लेन टेबल द्वारा, प्रिमोजेटिक कंपास द्वारा या थियोडोलाइट द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है जरीब द्वारा। ठीक है। प्रश्न नंबर 86 की बात करें, जिस समिति की संस्तुति पर देश में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे? अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता, चिम्मन भाई मेहता या जीवन राय मेहता। तो 86 का उत्तर सही क्या हो जाएगा? आप बताएं। 86 का बलवंत राय मेहता है ना, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। समिति में नंबर 1957 है ना, 1957 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजनाओं को सिफारिश की और अंतिम रूप से पंचायती राज व्यवस्था के नाम से जाना गया। ठीक। प्रश्न नंबर 87 की बात की जाए तो 87 में दे रखा पंचायती राज को डैश दे रखा के अंतर्गत शासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया था। भारतीय संविधान के मूल अधिकारों को, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को, है ना, राज्य के नीति नीतिक तत्वों, 73वें संविधान संशोधन के लिए। तो 87 का उत्तर ऑप्शन नंबर डी ही सही हो जाएगा, भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। क्योंकि बात की जाए पंचायती राज व्यवस्था को भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत शासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। 73वें संविधान संशोधन के तहत सभी राज्यों में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, माध्य स्तर पर क्षेत्र पंचायत तथा जिला स्तर पर जिला पंचायत का प्रावधान किया गया है। ये अधिनियम पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था के संरचना में समरूप लाता है और फिर भी एक राज्य किसी जनसंख्या 20 लाख से ऊपर ना हो मध्य स्तर पंचायतों में गठन करने की छूट देता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 88 की बात की जाए तो दे रखा है कि पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा सही नहीं है? पंचायती व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों में एक अभिन्न अंग है। 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 प्रभावित हुआ। ये एक त्रिस्तरीय जैविक रूप से जुड़ी संरचना है। भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद 243 जी के महत्व को बढ़ाता है। तो 88 का उत्तर हमारा क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है। 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 प्रभावी हुआ। ठीक। क्योंकि पंचायती व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का एक अभिन्न अंग है। 73वां संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया है ना। 73वां संविधान संशोधन 14 अप्रैल 1993 प्रभावी हुआ है और अनुच्छेद 243 जी में जो है पंचायतों की शक्तियों का प्राधिकार और उत्तरदायित्व का उल्लेख हुआ है जो इसके महत्व को बढ़ाता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 89 की बात की जाए, 89 में दे रखा है कि निम्नलिखित में कौन सा तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है? लोकपाल, पंचायती राज पद्धति, अंतर राज्य परिषद, ये क्षेत्रीय राजनीतिक परिषद। तो 89 का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही हो जाएगा, पंचायती राज पद्धति है ना। तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित पंचायती राज पद्धति है क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव के कार्यकाल में 73वां संविधान और 74वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को नगर पालिकाओं को संविधान दर्जा दिया गया। संविधान के भाग 9 में और अनुच्छेद 243 से 243 तक पंचायतों का वर्णन है। प्रश्न नंबर 9 की बात की जाए, भारत के योजना आयोग के माध्यम में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ठीक है, सही ढूंढना है आपको, सही कथन कौन सा है? योजना आयोग का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। इसके उपाध्यक्ष एवं सदस्य के लिए कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। इसके सदस्यों के लिए कोई निश्चित योग्यता निर्धारित नहीं होती। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा कथन है? ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही है क्योंकि योजना आयोग का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। ठीक। क्योंकि योजना आयोग का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। योजना आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है तथा आयोग का एक उपाध्यक्ष होता है, वह इसका कार्यकारी प्रमुख होता है। इसकी नियुक्ति जो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा निश्चित कार्यकाल के लिए की जाती है। आयोग के पास 4 से 7 पूर्वकालिक विशेषज्ञ सदस्य होते हैं, है ना, जिसमें एक वरिष्ठ IAS अधिकारी होता है क्योंकि 1 जनवरी 2015 को 1 जनवरी है ना 2015 को
योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग ला दिया गया है ना, नीति आयोग ला दिया गया। नीति आयोग की फुल फॉर्म आप बताएंगे, ठीक है, कमेंट में। प्रश्न नंबर 91 की बात की जाए, आर्थिक नियोजन विषय है संघ सूची, राज्य सूची, समृद्धि सूची या किसी विशेष सूची में उल्लिखित नहीं है। तो 91 का उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समृद्धि सूची में है, क्योंकि आर्थिक नियोजन समृद्धि सूची का विषय है। आर्थिक नियोजन विषय को लेकर ही भारत सरकार ने योजना आयोग की स्थापना की थी। ठीक। प्रश्न नंबर 92 की बात की जाए तो गेहूं में बोनेपन के लिए जीन है ओपेक 2, वोरिन 10, DGUGN या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 20 का जगह बोरिन 10, ठीक है, जो हमारे गेहूं में बोनेपन के लिए जीन है ना। और बात की जाए GDPU की, ठीक है, तो ये जो है चावल के लिए है। यदि ओपेक की बात की जाए, है ना, तो ओपेक जो है मक्का के लिए है, ठीक है, मक्का के लिए। प्रश्न नंबर 93 की बात की जाए तो भारत में कृषि मूल्य आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया? 1951, 1956, 1965 या 1971। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1965, ठीक है। प्रश्न नंबर 94 की बात की जाए, ऑफर फ्लड सेकंड किससे संबंधित है? बाढ़ की रोकथाम, दुग्ध आपूर्ति, मत्स्यता उत्पादन, विमोचित बढ़। तो 94 का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, दुग्ध आपूर्ति के लिए। प्रश्न नंबर 95 की बात की जाए तो 95 दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ की फसल नहीं है? अरहर, तूर, चना, मक्का, धान। तो 95 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चना, ठीक है, क्योंकि प्रश्न नंबर 96 की बात की जाए तो दे रखा है निम्न सूची को सम्मिलित कीजिए। सर्व शिक्षा अभियान, भारत साक्षरता मिशन, ऑपरेशन ब्लड बोर्ड या राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। तो मैं आपको इसका उत्तर दिखा देता हूँ। 96 का क्या होगा बताएं आप मिला करके। तो देखिए, सर्व शिक्षा अभियान 2001 में चलाया गया, सर्व शिक्षा अभियान 2001 में चलाया गया। तो यानी ए का हमारा क्या हो जाएगा? सी, यानी ए का 3 हो जाएगा। यदि साक्षरता भारत मिशन की बात की जाए तो ये चलाया गया था 2009 में। कितना? 2009 में। बी का 4 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यही से पकड़ लें, बी का 4, बी में किसी है नहीं, तो ऑप्शन नंबर यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। और डी की बात की जाए तो डी का 2 हो जाएगा, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, डी का 2 1998 में। और सी का 1 हो जाएगा, ऑपरेशन ब्लड बैंक 1987। प्रश्न नंबर 57 की बात की जाए तो दे रखा है संगम योजना का उद्देश्य है शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था, नदियों की सफाई की व्यवस्था, सांप्रदायिक सद्भावना की बढ़ोतरी या विकलांगों की सहायता के लिए। संगम योजना 97 का उत्तर सही क्या होगा? 97 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, विकलांगों की सहायता के लिए। 98 का है 25 सितंबर 2014 को प्रारंभ की गई दीनदयाल अंत्योदय योजना किस संबंधित है? ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कौशल विकास के लिए, महिला सशक्तिकरण, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उन्मूलन के लिए, ग्रामीण वृद्धि व्यक्तियों के लिए। तो सही 98 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यही सही हो जाएगा, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कौशल विकास से, ठीक है। 99 का उत्तर सही क्या हो जाएगा बताएं आप। उत्तर प्रदेश द्वारा समाजवादी पेंशन योजना कब प्रारंभ की गई? तो 99 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो 99 का सी, जनवरी 2014 में, ठीक है, अखिलेश सरकार द्वारा ये शुरू की गई थी। 100 का बताएं आप, 100 का क्या होगा? द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ क्या हुआ? 1952 में, 1995 में, 2001 में या 2005 में? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, 2001 में शुरू की गई थी, ठीक। तो ये 50% करा दिए मैंने आपको, 50% कराए हैं, जो कि ग्रामीण परिवेश, यूपी जीके और जीएस का सभी का निचोड़ था, ठीक है, प्रैक्टिस सेट में। तो अगली क्लास में मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।